नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए ऑनर्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए हम बायो ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। और जैसा कि मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि करीब करीब हमारा अब कोर्स पूरा होने आया है। हम थर्ड यूनिट के जो चैप्टर्स करने थे उसकी आज हम बात करेंगे। उसमें हम पहले के चैप्टर्स हमारे जो हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। उसका पीडीएफ, असाइनमेंट, ये सब आपको टाइम टू टाइम डाला जा रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें। और इस थर्ड यूनिट में से आज हम लास्ट के जो चैप्टर्स हैं उसमें से आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। हमारा जो ये थर्ड यूनिट है ये राजस्थान बेस्ड स्टडीज़ पे है, जिसमें हमने पहले डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में, डेजर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा, वेटलैंड के बारे में हमने बात की, और उसके बाद हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आप बात करेंगे। देखिए, हमें पता है और ऐसा हम शुरू से सुनते भी आए हैं कि जल है तो जीवन है। ये बात बिल्कुल सही है कि मानव को स्वयं के लिए, अपनी आर्थिक क्रियाओं के लिए भी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, चाहे एग्रीकल्चर करनी है, चाहे इंडस्ट्री लगानी है, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का अगर व्यापार करना है, कोई भी इस तरह की चीज़ करनी है, तो बिना जल के उसकी ये सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। जल की उपलब्धता जो होती है वो इन सब चीज़ों के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि बैकग्राउंड के लिए बहुत अधिक आवश्यक होती है। हम खेती करेंगे तो जल की आवश्यकता है, इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और जहाँ पे भी हम पॉपुलेशन को बसाएंगे वहाँ पर भी हमें अच्छी मात्रा में पानी चाहिए। तो वेस्टर्न राजस्थान की क्या प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर इस तरह की कोई नदियों का जाल नहीं है और कोई वाटर रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो आप ये देखिए कि ये बात शुरू हुई सबसे पहले, ऐसा माना जाता है कि जो बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह जी थे, उनके मन में सबसे पहले ये विचार आया कि ये जो वेस्टर्न राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे वर्षा का औसत बहुत कम है, बालू मिट्टी है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचा है, तो वहाँ पे हम जल की उपलब्धता कैसे कराएं। तो सबसे पहले उनके मन में ये विचार आया कि भी जो हिमालय के क्षेत्र में 12 महीना बहने वाली नदियाँ हैं, हम उसके जल को किस प्रकार से इस क्षेत्र में ले आएं। ये सपना उन्होंने देखा और उन्होंने इसके लिए कई प्रकार के प्रयास भी किए, परंतु उस समय वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद करीब 1927 में जो इनके भाई थे महाराजा गंगा सिंह जी, उन्होंने सबसे पहले गंग नहर के निर्माण का प्रयास किया और उन्होंने और अधिक मतलब इस सारे अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के विचार अपने रखे कि किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस एरिया में पहुंचा सकें। और उनके बाद 1946 में सादुल सिंह जी थे, उन्होंने पंजाब के एक इंजीनियर थे कुंवर सेन, उनसे इस बारे में विचार किया और बहुत बैठ के एक जिसे कहना चाहिए बहुत वेल प्लान्ड उन्होंने एक इस प्रकार की योजना बनाई कि हम किस प्रकार से ये जो पानी है नदी का, जो हिमालय क्षेत्र की नदी है, उनका पानी हम किस प्रकार से राजस्थान में ला सकते हैं। तो जो कुंवर सेन थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बना के प्रस्तुत की, और उनका मानना ये था कि जो सतलज नदी है उस पे जो हरीके बांध बना हुआ है, वहाँ से हम पानी को नहरों के द्वारा डाइवर्ट करके राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान के एरिया तक ले जा सकते हैं। इस बीच भारत पाक का विभाजन हो चुका था और जो हमारे दोनों कंट्रीज़ में समझौता हुआ था, वो समझौते में ये था कि सिंध और चिनाब नदी का पानी तो पाकिस्तान को दिया गया और रावी, सतलज और व्यास नदी का पानी भारत के हिस्से आया। तो हमारे पास एक
उस समय उनको ये अश्योरेंस हो गया कि भाई ये नदियाँ जो हैं इन पे अपना हक है, भारत का हक है, तो इसका पानी हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो उसके लिए 1952 में हरी के बांध का निर्माण हुआ और इस हरी के बांध के निर्माण के साथ साथ ही आप ये मानिए कि उस समय इसको कहा जाता था राजस्थान नहर परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना बाद में नाम पड़ा, पहले इसको राजस्थान नहर परियोजना का नाम दिया गया। और ये 31 मार्च 1958 को उस समय के जो गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। ये बात है 1958 की। और उसके बाद 11 अक्टूबर 1961 को उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उन्होंने नौरंग देसर जो एक डिस्ट्रीब्यूटरी थी, वितरणिका थी, उसमें सबसे पहले जल को प्रवाहित किया। और बाद में करीब 1961 के आसपास एक इसके लिए बहुत अच्छी एक बड़ी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई। एक इंदिरा गांधी नहर मंडल का गठन किया गया और उसने इसके आगे की प्रोग्रेस की प्लानिंग की, इसके आगे के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। और ये जो मंडल बनाया गया था, इसके अध्यक्ष जो थे वो उन्हीं कंवर सेन को बनाया गया, जो वास्तव में इस योजना के आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने उस समय सादुल सिंह जी के कहने पर इस परियोजना पे अपना एक प्लान प्रस्तुत किया था। एक ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था। और बाद में जब इसका विकास विस्तार के लिए जो मंडल बनाया गया, उसका अध्यक्ष ने बनाया गया। और आप ये देखिए कि वेस्टर्न राजस्थान में ये जो नहर है, इसने इस क्षेत्र के भविष्य को बदल दिया। इसको हम मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहते हैं, मरुगंगा भी कहते हैं। और ये जो है, ये वेस्टर्न राजस्थान को एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि नया जीवन इस नहर के द्वारा मिल गया है। और 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। और पिछले 40 वर्षों में जैसे जैसे इस नहर का विस्तार क्षेत्र बढ़ा, इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण बढ़ा, कृषि की मात्रा बढ़ी, पेयजल की जो आपूर्ति थी उसकी समस्याएं खत्म हुई, और इवन औद्योगिक विकास को भी बहुत बल मिला, क्योंकि जल की उपलब्धता के कारण बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो पाई। अगर आज हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं, तो पर्यटन की दृष्टि से भी अगर हम बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि बहुत अच्छा ये सारे सेंटर्स पर्यटन के रूप में उभरे हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जल के आने से बहुत जल्दी ही हमने उसका निर्माण कर दिया। तो हम ये जो परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसको जैसा कि मैंने आपको बताया मरुगंगा भी कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान भी कहते हैं, क्योंकि इसने इस क्षेत्र को बदल दिया है। और फ्यूचर में हम और उम्मीद करते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो, जैसे हम पहले एक बहुत शुष्क रेगिस्तान के रूप में ही जानते थे, हमें ऐसी उम्मीद है कि ये और भी ज़्यादा विकसित होगा, और भी ज़्यादा यहाँ पर वृक्षारोपण होगा, कृषि कार्य होगा, और इस तरह से जो भी लोगों को जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं इस क्षेत्र में बढ़ेंगी। यहाँ ज़मीन की कोई कमी नहीं है, बहुत लैंड हमारे पास अवेलेबल है, जनसंख्या का औसत यहाँ पर कम है, बहुत दूर दूर जनसंख्या के बसाव हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो क्षेत्र है इसका स्वरूप पूरी तरह से परिवर्तित, कुछ तो हो गया है और कुछ हो जाएगा। और जैसा कि पिछले सालों में हमने देखा कि प्राकृतिक तेल के, गैस के यहाँ बड़े भंडार मिले हैं, वहाँ पे भी कुएं खोद के कार्य प्रारंभ हो गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि वेस्टर्न राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, ये भविष्य के क्षेत्र के रूप में हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगा, लोगों का लाइफस्टाइल ऊंचा होगा, और ये राजस्थान को बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से राजस्व की प्राप्ति होगी। जब राजस्व अच्छा मिलेगा तो स्टेट के पास, स्टेट के फंड्स बढ़ जाते हैं, और उस फंड के बढ़ने का क्या रिजल्ट रहता है कि पूरे राज्य में विकास का कार्य बहुत तेज़ी से प्रारंभ हो जाता है। अगर हम राजस्थान नहर परियोजना के
विस्तार की बात करें तो मुख्य रूप से ये 8 जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर ये एरिया है जिसमें मुख्य रूप से सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों के द्वारा जो जल पहुंचाया जाता है सिंचाई के लिए यूज़ होता है। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ पर जल जो उपलब्ध होता है वो इन्हीं नहरों के द्वारा होता है। हम ये सोचते हैं कि वेस्टर्न राजस्थान सूखा क्षेत्र है, जल की क्राइसिस होगी, परंतु अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको घरों में भी वहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं रह गई। अब बहुत अच्छी तरह से पाइपलाइंस के द्वारा जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जा रहा है और इस तरह से जो वो पहले वाला क्राइसिस था वो क्राइसिस अपने आप ही ख़त्म हो गया। तो अब वो उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। फिर 1955 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, उसके अनुसार रावी नदियों के राजस्थान को जो आवंटित पानी था उसकी मात्रा और अधिक हो गई। तो उससे क्या हुआ कि हमें और पानी सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए और अधिक जल हमें वहाँ से आवंटित होने लगा। और उस अच्छी मात्रा में जल आवंटित होने का क्या रिजल्ट रहा कि हम इस पानी को इधर गंगानगर, भाखड़ा नगर, सिंध और इस तरफ तक हम इस पानी का यूज़ हम लेने लगे। और ये सारे क्षेत्र जो थे वो एक तरह से अच्छे कृषि क्षेत्रों के रूप में हमारे सामने आए। तो इस प्रकार से जो हमने इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखा तो हमने ये देखा कि जो यहाँ के जो राजा थे, स्पेशली हम बीकानेर के राजा के योगदान की बात करेंगे, गंगा सिंह जी के योगदान की बात करेंगे कि उन्होंने इस प्रकार का सपना देखा कि हम इस प्रकार से पानी को लाकर हम इतना बड़ा यहाँ पे परिवर्तन ला सकते हैं। तो आप ये देखिए कि उस समय इतना सोचना भी एक बड़ी बात थी। और अपनी सोच को पूरा करने के लिए उन्होंने, सादुल सिंह जी ने जिन व्यक्ति का चयन किया कुंवर सेन का, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट थे इसके लिए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस प्रोजेक्ट को निभाया। और उसी का आज ये रिज़ल्ट है कि हमारे सामने वेस्टर्न राजस्थान का रूप जो है वो रूप धीरे धीरे पॉजिटिवली बदलता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये जो योजना बनी, इस योजना के उद्देश्य क्या थे। जब महाराजा ने इसका सपना देखा तो वो कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे, कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस पानी को लाना चाहते थे जिसमें इतना बड़ी मात्रा में धन लगा हुआ था और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में ये पानी लाया गया। तो अगर हम योजना के उद्देश्यों की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला उद्देश्य क्या था? वेस्टर्न राजस्थान को हरा भरा बनाना। हमारा जो थार का मरुस्थल है जिसमें सिर्फ कांटेदार झाड़ियां हमें देखने को मिलती थी, हरी वनस्पति का अभाव होता था, वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती थी। तो वहाँ पर इस जल की उपलब्धता से क्या हो रहा है कि वृक्षारोपण अधिक हो रहा है और एक हरा भरा वातावरण यहाँ का बनता जा रहा है। तो जब इस पानी को लाने की सोचा तो उनका पहला उद्देश्य क्या था कि राजस्थान के रेगिस्तान को हरा भरा बनाना है। दूसरा, इन क्षेत्रों में पेयजल की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। लोग कई कई किलोमीटर जाके पानी लेके आते थे जहाँ पे पानी अवेलेबल होता था और ये एक बहुत ही दुष्कर कार्य था। इस वजह से क्या होता था कि लोग यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते थे क्योंकि जो उनकी सबसे प्राइम जो ज़रूरत थी पेयजल की वही यहाँ पे पूरी नहीं होती थी। बहुत उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो ये माना गया कि अगर आपको इस क्षेत्र को विकसित करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी लोग यहाँ पर आके बसेंगे। तो इस योजना का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? पेयजल की व्यवस्था करना। फिर तीसरे उद्देश्य की बात करेंगे। तीसरा उद्देश्य क्या था? हमें अब आर्थिक गतिविधियों की तरफ भी ध्यान देना है। अगर हम पॉपुलेशन को बसा रहे हैं तो उस पॉपुलेशन के लिए रोजगार की भी तो आवश्यकता है। तो हमारा एक मुख्य उद्देश्य क्या था कि कृषि और उद्योगों का विकास करना,
क्योंकि जब इन दोनों का विकास होगा तभी वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तभी लोग वहाँ पर निवास करेंगे। तो एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि और उद्योगों का विकास करना। अगला उद्देश्य था जल विद्युत उत्पादन। हमें ये पता था कि हमारे विकास में शक्ति के साधन जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बिना शक्ति के साधनों के हम किसी भी तरह का विकास नहीं कर पाएंगे। उद्योगों के लिए भी चाहिए, घरों के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पर इसका एक ये भी उद्देश्य था कि हम यहाँ पर लिफ्ट सिंचाई योजनाएं जो है वो यहाँ पर हम विकसित करें, और वहाँ से ही हम जल विद्युत का उत्पादन करने की भी क्षमता पैदा करें। तो ये उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट उद्देश्य था। उसके बाद उनका क्या उद्देश्य था इस नहर परियोजना के लिए? वो था परिवहन और संचार सुविधाओं का विकास करना। देखिए, हम ये मानते हैं कि जो विकास होता है वो सड़क पे चल के आता है। अगर हमने अपने परिवहन तंत्र को विकसित कर दिया तो वहाँ पर लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। हमने अच्छी सड़कें बना दी, हमने रेल मार्ग से उसको कनेक्ट कर दिया, हवाई मार्ग से उसको कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे में क्या होता है कि लोग वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर निवास करते हैं, और वो जो एरिया है वो एक विकसित अवस्था में पहुँचता जाता है। तो हमारा इस परियोजना के पीछे एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि हम परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन और संचार व्यवस्थाएं जो हैं उनका विकास करें, ताकि यहाँ पर आके जो लोग बसें उन लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो आज के लिए इतना काफ़ी। कल की कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर सारा कार्य हुआ, किस प्रकार से इसकी वर्तमान स्थिति है, इसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।